जो आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। जो आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौतियों के जवाब के रूप में उदित हुआ था यानी प्रारंभ हुआ था। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी थी यानी मदद की थी। उनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके वजह से भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय और विकास हुआ, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या कारण थे, कारणों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कारण था भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्या, एक से कानूनों ने भारत को एक से साँचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीच बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावनाएं पनपी यानी उत्पन्न हुई। इसमें वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को भी बढ़ावा मिला। दूसरा कारण था हमारा तीव्र परिवहन। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। पक्के मार्गों का एक जाल सा बिछ गया। इससे एक प्रांत दूसरे प्रांत से तथा गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता को बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल था। डाक तथा संचार व्यवस्था सन 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई। आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सल को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाक खानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र अतिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नए बुद्धिजीवी वर्ग। चौथा कारण है हमारा, नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि हुआ करते थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड से भी शिक्षा प्राप्त करके आए हुए थे। उन्होंने वहाँ इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे, अतः उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणाओं में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार अब भारतीयों के लिए बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजी भाषा पांचवा मेन कारण था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, जिससे कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सकते थे। यह अंग्रेजी भाषा ही मेन सूत्र भाषा थी हमारी। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार भी किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका आज प्रमुख थी। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंद मठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज शासन का नक्सलीय दंभ। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण जो था, अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता की भावना उनके अंदर थी। भारतीय यूरोपीय लोगों को क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति भी नहीं थी जिसमें यूरोपीय यानी अंग्रेज यात्रा करते थे।
आर्थिक राष्ट्रवाद अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। भारत के सभी आर्थिक नीतियां, कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बलि सदैव भारतीय हितों की ही होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया है। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सन 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1885 से 1819 के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय स्पष्ट या संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय पूंजीजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग एवं तक ही सीमित थी, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता था। 1919 से 1947 ईस्वी के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने वो ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। ये उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश अगरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बिमलेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये हमारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में होते हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित कुछ उद्देश्य थे जो निम्न हैं। पहला है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना था। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा था राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करने की, बात करने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद ये हम लोग मेन उद्देश्य रखा गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियाँ अपनानी चाहिए इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे। कांग्रेस की दो विचारधाराएं थी, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, वे उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्ताव और भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। गरम दल 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल कुछ अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरा नहीं करेंगे। इसलिए लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने तो भारतवासियों के में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई, देश प्रेम की भावना को भरा।
तो इसके आगे बच्चों आज तो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट